और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। शिमला से बड़ी खबर है। शिमला में लगातार चौथे दिन मौसम खराब नजर आ रहा है। शिमला में दोपहर से बारिश हो रही है। बड़ी खबर आपको शिमला से दे रहे हैं, जहां पर मौसम खराब देखा जा रहा है। लगातार ये चौथा दिन है जब मौसम की खराबी की खबर मिल रही है। शिमला में दोपहर से बारिश हो रही है। 23 मार्च तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया है। तो बड़ी खबर आपको शिमला से दे रहे हैं। बारिश की वजह से लोगों को परेशानियां भी उठानी पड़ रही हैं, आप देख सकते हैं, और जरूरियात जिंदगी दिनचर्या पर भी इसका असर पड़ रहा है। शिमला में चौथे दिन मौसम खराब की खबर है। शिमला में दोपहर से बारिश हो रही है। इस वक्त क्या कुछ मौसम का मिजाज है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। ना सिर्फ वो बताएंगे बल्कि तस्वीरें भी दिखाएंगे कि शिमला में मौसम का मिजाज कैसा है। चौथे दिन से हालत खराब है शिमला वासियों की, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। छाता लेकर खड़े हुए हैं हमारे साथी राजेंद्र, तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस वक्त भी बारिश हो रही होगी। ज्यादा जानकारी दीजिएगा, रुक रुक कर बारिश हो रही है या फिर मूसलाधार बारिश? राजेंद्र, मूसलाधार बारिश है और हम कह सकते हैं कि दोपहर से ही बारिश का सिलसिला समूचे प्रदेश में जारी है। अधिकांश क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के बारिश लगातार जारी है और ये उम्मीद लगाए बैठे थे प्रदेश के बागवान और किसान की इस बार, क्योंकि डेफिसिट में हिमाचल प्रदेश में बारिश रही है, तो अब उम्मीद थी कि कम से कम जाते जाते जो तो वो किसानों और बागवानों को थोड़ी राहत मिल सके और जमीन में नमी वापस आ सके। और हुआ भी शायद वैसा ही। प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की गई थी। 23 मार्च तक ये प्रेडिक्शन अभी जारी है। 23 मार्च तक इस प्रकार से ही बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है समूचे प्रदेश में। और कुछ तस्वीरें भी मैं आपको अपने पीछे की दिखाना चाहूंगा। जो लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। वही इससे पहले की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 37% डेफिसिट कम बारिश इस मौसम में हुई थी, सर्दियों के मौसम में हुई थी। और फरवरी महीने में क्योंकि अधिकांश बारिश होती थी, लेकिन इस बार केवल फरवरी महीने में ही 70% कम बारिश हुई थी। तो शायद वही कारण है कि अब मार्च के महीने में जब गर्मी होती थी, टेम्परेचर हाई होता था, अब बारिशें शुरू हैं और तापमान में भी पूरे प्रदेश में गिरावट दर्ज है। हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है और शिमला की भी जो हाई हिल्स हैं वहां पर भी बर्फबारी दर्ज की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर में कितनी गिरावट हिमाचल प्रदेश में हुई है। और पूरे प्रदेश में बारिश के बाद जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर भी टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। और इससे जो सबसे बड़ा लाभ होने वाला है वो किसानों और बागवानों को होने वाला है, क्योंकि सेब के लिए जो चिलिंग आवर की कंडीशन होती थी वो शायद ऐसा लग रहा था कि इस बार पूरी नहीं होगी। लेकिन अब जिस प्रकार से लगातार बारिशें जारी है, टेम्परेचर में गिरावट है, तो अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जो चिलिंग आवर की कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी। इसके अलावा नमी जमीन के अंदर बनी रहेगी। हालांकि वो जो बर्फबारी के कारण नमी बनती है और जो रिस्टोर वाटर जमीन के अंदर होता है वो शायद उतना नहीं हो पाए, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। और हम ये जानते हैं राजेंद्र कि बारिश के माने हर इलाके और हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। अगर तराई क्षेत्रों की हम बात करें तो वहां पर इस वक्त अगर जहां बारिश हो रही है, जहां गेहूं की फसलें जो लहलहा रही हैं खेतों में, तो किसानों को परेशानी में मुब्तला होना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश जो है गेहूं की फसल को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही है। तो पहाड़ी इलाकों में खुशी की खबर यह है कि बागवानी के लिए बहुत अच्छा संकेत होता है कि बारिश इस मौके पर इस वक्त में हो, जैसा कि आप बता रहे थे। जब बारिश हो रही है और जाते जाते हिमाचल प्रदेश हम जानते हैं कि ठंडा प्रदेश है, हिली एरिया है, तो जाहिर सी बात है वहां पर तापमान अब गिरावट उसमें नजर आ रही होगी। तो क्या लोगों पर इस पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि जैसे ही तापमान में गिरावट या फिर बढ़ोतरी देखी जाती है, उस वक्त कपड़े और हर तरह की चीजें जो हैं एकदम बदल जाती हैं। तो कुछ तब्दीली जाते जाते मौसम की वजह से लोगों पर? जी बिल्कुल, लगातार ये तब्दीली थी, क्योंकि ये अनुमान लोगों की तरफ से भी लगाया गया था। हम सब ये प्रेडिक्शन लगाए बैठे थे कि अब ठंड का मौसम जो चला गया है और धीरे धीरे अब गर्मियां
हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई हैं। जिस प्रकार से पिछले 1-2 सप्ताह गर्मियां भी रही तो उससे ये अनुमान था कि अब गर्मियों का मौसम आ गया है और सभी ने गर्म कपड़े रख दिए थे और गर्मियों के कपड़े निकाल दिए थे। लेकिन जिस प्रकार से बारिश शुरू हुई, जो हाई हिल्स थे वहां पर बर्फबारी शुरू हुई और शिमला की हाई हिल्स में भी बर्फबारी इस बार देखने को मिली है मार्च महीने में। तो अब मजबूरी लोगों की हो गई है, गर्म कपड़े निकाल दिए गए हैं, जैकेट स्वेटर्स दोबारा से पहन लिए गए हैं और इसके कारण मौसम में तब्दीली के कारण लोगों को सर्दी जुकाम जैसे वायरल से भी जूझना पड़ रहा है। ये भी बड़ी दिक्कत हिमाचल प्रदेश में हो गई है। काफी लोगों को जो अस्पतालों में बहुत से केस सर्दी और जुकाम के आ रहे हैं। तो ऐसे में इस दिक्कत से भी, मौसम में अचानक परिवर्तन से इस दिक्कत से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। लाइफस्टाइल में परिवर्तन हुआ है। मौसम की वजह से के लिए क्या कुछ बदलाव आता है, इसका कहीं ना कहीं जीता जागता इस वक्त उदाहरण आप दे रहे हैं कि एक तरफ मौसम में हुई तब्दीली से कहीं बागबान खुश नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं वायरल से मुतासिर होना पड़ रहा है। इस वजह से अस्पताल में केसेस भी बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ शिमला में बारिश हो रही है, अधिकांश क्षेत्रों में, जैसा कि राजेंद्र ने कहा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पहले से ही पूर्वानुमान लगाया गया था, ना सिर्फ शिमला बल्कि अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो रही है और ये बारिश मूसलाधार बारिश हो रही है, जो कि अच्छे संकेत दे रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि इस वक्त आ रही है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रो वाइस चांसलर ज्योति प्रकाश ने इस्तीफा दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने राजभवन भी प्रो वाइस चांसलर पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर ज्योति प्रकाश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह क्या रही है हम जानेंगे। अपने संवाददाता राजेंद्र से हम पूछने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे साथ अब से कुछ देर पहले जुड़े हुए थे। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन भी पहुंच चुके हैं प्रो वीसी ज्योति प्रकाश। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, जहां के प्रो वाइस चांसलर ज्योति प्रकाश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन की तरफ रवानगी की है। तो ज्योति प्रकाश एचपीयू के प्रो वाइस चांसलर रहे, अपनी खिदमत उन्होंने अंजाम दी। क्या उनका कार्यकाल पूरा हो गया जिसकी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, या फिर कोई और वजह, ये हम जानेंगे अपने संवाददाता राजेंद्र से। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एचपीयू से जुड़ी हुई, जहां के प्रो वाइस चांसलर ज्योति प्रकाश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा राज्य के राज्यपाल को सौंपने के लिए राजभवन भी पहुंचे हैं ज्योति प्रकाश। तो बड़ी खबर शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जहां पर देश के विभिन्न इलाकों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने, तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इसी शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी, जिनका नाम ज्योति प्रकाश है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा क्या उनके कार्यकाल के मुकम्मल होने पर उन्होंने दिया, या फिर कोई और वजह रही, ये हम जानेंगे अपने संवाददाता से। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या ये माने कि एचपीयू के प्रो वाइस चांसलर का कार्यकाल पूरा हो गया, या फिर कोई और वजह इस्तीफा देने की? वाइस चांसलर प्रो वीसी राजभवन पहुंचे हैं और इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को दिया है। हालांकि हमने लगातार कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन फोन उन्होंने रिसीव नहीं किया। पर अब जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि प्रो वीसी ने इस्तीफा दे दिया है। कार्यकाल हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन सरकार बदली हिमाचल प्रदेश में और उसके बाद फिर लगातार, क्योंकि प्रो वीसी नियुक्त किए जाते हैं, तो ऐसे में सरकार के साथ साथ ही अमूमन जो प्रो वीसी होते हैं वो बदल जाते हैं, कई बार कंटिन्यू भी रहते हैं। ये उनके स्वयं के विवेक के ऊपर निर्भर करता है और सरकार के साथ अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। लेकिन अभी तक बड़े कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसे ही
वो राजभवन से बाहर निकलते हैं उसके बाद ही वो फोन रिसीव कर पाएंगे या उनसे बात संभव हो पाएगी, क्योंकि अभी राज्यपाल के साथ वो मौजूद हैं इस वक्त, तो कारणों का अभी तक उन्होंने जिक्र नहीं किया है, खुलासा नहीं हो पाया है। अब जैसे ही उनसे बातचीत होती है वैसे ही पता चलेगा, लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार एक अटकलों का बाजार गर्म था, चर्चाओं का बाजार गर्म था कि अब यूनिवर्सिटी का अगला वीसी कौन होगा, क्योंकि अभी तक जो वीसी की जिम्मेदारी है वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं एसपी बंसल, सत्यप्रकाश बंसल, उनके पास है एडिशनल तौर पर। तो ऐसे में अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही प्रदेश सरकार नया वीसी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियुक्त करेगी। बिल्कुल, तो बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बड़ी खबर, शिक्षण संस्थान, प्रदेश के बड़े शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के लिए वो राजभवन पहुंचे हैं, क्योंकि राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने पहुंचे हैं, लेकिन कारण वजूहात जिसे कहा जाता है उसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। न्यूज 18 हिमाचल उनसे संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहा है, जैसे ही वो बताएंगे किस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, इन तमाम चीजों को हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल विधानसभा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जिसका आज 5वां दिन रहा। विधानसभा में बजट 2023 और 24 पर चर्चा चल रही है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से काम किया गया है, यानी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि डी नोटिफिकेशन का फैसला सरकार को वापस लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने आते ही लोन लेना शुरू कर दिया है। वहीं पर सत्ता पक्ष की बात यह है कि उनकी तरफ से लगातार ये कहा गया है कि जयराम ठाकुर जब सरकार में थे उस वक्त जयराम ठाकुर सरकार ने कर्ज का बोझ उन पर लाद दिया, और अब विपक्ष का ये कहना है जब सत्ता बदली तो विपक्ष ने ये आरोप लगाया है कि सरकार आते ही सरकार ने लोन लेना शुरू कर दिया है। बजट इस बीच में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ और नहीं है, कुछ है नहीं खास, और कुछ जो भी है वो बजट बुक में कुछ और है और स्पीच में कुछ और। उन्होंने साथ ही एक बड़ा आरोप लगाया कि महिलाओं को 1500 की गारंटी पूरी नहीं हुई है। इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़ रहे हैं। राजेंद्र के पास आज खबरों का पिटारा है। पहले मौसम के मिजाज के हवाले से बात की, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर के इस्तीफे से जुड़ी हुई बात की, और विधानसभा को आज सुबह से ही कवर कर रहे हैं, तो उन्हीं का रुख कर लेते हैं। इस आरोप के बाद अब सत्ता पक्ष की तरफ से भी कुछ जवाब दिया गया है। शुरू से बताइएगा संक्षेप में कि आज क्या कुछ रहा 5वें दिन बजट सत्र के दौरान। आज के दिन शुरुआत प्रश्नकाल से हुई और अलग अलग पक्षों, दोनों पक्षों के विधायकों के प्रश्न हुए, उनके ऊपर रिप्लाई मंत्रियों ने दिया, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री ने इस सप्ताह की कार्यसूची से सदन को अवगत कराया कि इस सप्ताह कौन कौन से दिन किन किन विषयों के ऊपर कार्य होगा और चर्चा होगी। इसके बाद आज का दिन, क्योंकि अब बजट मुख्यमंत्री ने पेश कर दिया है और अब बजट पर चर्चा अब आज से शुरू है, और चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष के तरफ से की जाती है हमेशा की तरह इस बार भी। और जयराम ठाकुर ने शुरुआत चर्चा की, और उन्होंने चर्चा की शुरुआत करते ही सरकार के ऊपर एक के बाद एक बड़े हमले बोले। जयराम ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं के तहत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की ग्रांट आती है, और उन्हीं के सहारे बहुत सी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में जारी है, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से उनका जिक्र, धन्यवाद केंद्र सरकार का नहीं किया गया। इसके अलावा क्योंकि एक बजट में मुख्यमंत्री ने फोकस किया था ई वाहन के ऊपर, एक ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था, तो इसके ऊपर भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये योजना केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि पिछले बजट से ही, जब केंद्र ने अपना पिछला बजट प्रस्तुत किया था, उस वक्त से ही ये घोषणा कर दी गई थी, और इसके तहत विभिन्न रियायतें केंद्र की तरफ से दी जा रही है, चाहे ई वाहन खरीदने की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। वही जिक्र मुख्यमंत्री ने यहां पर अपने बजट में किया है, जिसकी वो शाबाशी ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ई वाहन, ई बजट के लिए आपने कोई बजट का प्रावधान इस योजना के तहत नहीं किया है।
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा है कि जो भी अगर कोई प्राइवेट बस खरीदना चाह रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उसको यूज करना चाह रहा है और वो इलेक्ट्रिक बस खरीदते हैं तो प्रदेश सरकार की तरफ से 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई टैक्सी खरीदता है तो उसके ऊपर भी सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष का सवाल था कि बजट कितना रखा है, बजट कितना रखा है, ये जो अपना बजट भाषण है उसमें मुख्यमंत्री ने नहीं दर्शाया है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र की जो योजनाओं का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में किया था उसके ऊपर भी नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पैट स्कैन लगाने की बात, मशीन लगाने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 50 करोड़ के करीब एक पैट स्कैन मशीन आती है और जो बजट में प्रावधान है वो कुल 50 करोड़ का है और मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे हैं कि हम 5 मेडिकल कॉलेजों में पैट स्कैन मशीन लगाएंगे, जो कि संभव नहीं है। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष का जो फोकस अपने भाषण में रखा वो कांग्रेस की गारंटियों के ऊपर रखा, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी, चुनाव थे, तो कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन बजट भाषण में जब जिक्र किया गया तो ये कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि कुल 2.5 लाख महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे और वो भी वो महिलाएं जिनको पहले से 1000 या 1200 रुपए की पेंशन मिल रही है। तो इसके ऊपर मुख्यमंत्री ने घेरा और कहा कि आप खास बातें रही जो राजेंद्र हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह से इसका जवाब दिया जाना है और सदन के बाहर भी वो जवाब देते रहे, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो विपक्ष का सीधे तौर पर ये कहना है कि बदले की भावना से काम कर रही है सरकार। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विधानसभा के हवाले से हमने आपको खबर दी। अब बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में ई वाहनों के लिए प्रदेश के हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का सवाल सदन में गूंजा, जैसे कि कुछ देर पहले हमारे संवाददाता राजेंद्र बता रहे थे। इस मामले में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि चार्जिंग स्टेशन के लिए हाईवे पर अब तक 207 स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं और सरकार 408 और स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनवाएगी। जबकि सीएम ने सदन में कहा कि इलेक्ट्रिक बसें चलाने से पहले सरकार आधारभूत ढांचा तैयार करेगी। इसके लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की भी योजना सरकार की है और इसके लिए सरकार का ग्रीन सेस लगाने का कोई विचार नहीं है। उधर सीएम सुक्खू ने शराब के ठेके नीलाम करने को लेकर सदन में जानकारी दी। सीएम ने सदन में कहा कि आबकारी नीति के तहत शराब ठेके नीलामी के बाद पिछले साल की तुलना में 40% ज्यादा मुनाफा हुआ है। पिछले साल मात्र 1296 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जबकि इस बार ऑक्शन में कम टेंडर के जरिए 1815 करोड़ की आय हुई। मिल्क सेस के जरिए 120 करोड़ की आय अनुमानित की गई है। पूर्व सरकार हर साल केवल 10% की बढ़ोतरी के बाद ठेके आवंटित करती रही थी। उधर पंजाब में तनाव की स्थिति पर हिमाचल में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इसको लेकर सीएम प्रदेश में आने वालों की चेकिंग के लिए निर्देश पुलिस को दे दिए हैं पहले ही, लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि चेकिंग के दौरान सैलानियों को तंग ना किया जाए। डीजीपी साहब को निर्देश दिए हैं कि जो बाहर से आने वाले पर्यटक है या और है उनको भी तंग ना किया जाए और कोई ऐसा व्यक्ति भी अनवांटेड ना आए हिमाचल की बाउंड्री में। तो सब प्रकार की सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है और मुझे नहीं लगता कोई अभी ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी वारदात है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार है और हमने हिमाचल प्रदेश में सिक्योरिटी का हाई अलर्ट भी कर रखा है। पंजाब में तनाव की स्थिति पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पंजाब में शांति भंग करने वालों के खिलाफ जिस तरह की जरूरत थी वो एक्शन ले लिया गया है। देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वाली ताकतों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रिटेन में भारत के झंडे को उतारने की कोशिश की गई। जो देश या देश के झंडे के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारे लिए देश पहले है और देश के लिए हम एकजुट हैं। देखिए, पंजाब में पिछले कुछ अरसा से आप देख रहे थे कि ना तो थाने सुरक्षित रहे, ना ही जेलें सुरक्षित रही और थानों पे भी हमले किए गए और जेलों में भी जो है
गोलियां चली और उसके चलते पंजाब में जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं, जो शांति भंग करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कड़े एक्शन की ज़रूरत थी। और जिस ढंग से अभी ये एक्शन हुआ है, ये रिक्वायर्ड एक्शन है और किसी भी ताकत को देश की एकता और अखंडता के खिलाफ ना बोलने की इजाज़त है, ना ही जो है इसमें तोड़फोड़ करने की सोच कोई रख सकता है। और इसलिए जैसे आज हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन में भी भारत के झंडे को उतारने की कोशिश हुई है। ये ताकतें कभी भी सिर नहीं उठा पाएंगी। ये देश हम सब के लिए सुप्रीम है और जो भी देश के साथ या देश के झंडे के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, वो उसके खिलाफ एक्शन होके रहेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के घर पुलिस भेजने की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि भाजपा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कांग्रेस नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है, जिसे कांग्रेस कभी सहन नहीं करेगी। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए तेज रफ्तार अंदाज में खबरें मेरे साथ। नमस्कार।